The Startup Owner's Manual, a step-by-step guide for building a company. Book by Steve Blank. Introduction. स्टार्टअप क्या होता है? क्या आप जानते हैं स्टार्टअप और एक कंपनी के बीच क्या फर्क है? क्यों सिर्फ कुछ गिने-चुने स्टार्टअप ही सक्सेसफुल रहते हैं जबकि ज्यादातर फेल हो जाते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट बनाए जाए ताकि वो बिक सकें? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। स्टीव ब्लैंक अपनी इस किताब में रीडर्स को बताएंगे कि एक स्टार्टअप बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं और कैसा बिजनेस प्लान बनाया जाए जो वाकई में काम कर सके। द पाथ टू डिजास्टर। एक स्टार्टअप बिजनेस किसी बड़ी कंपनी का छोटा रूप नहीं होता है। पुराने टाइम में ज्यादातर कंपनीज कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट सेंटर्ड अप्रोच फॉलो किया करती थी। इस मॉडल में किसी जाने माने मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे और उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर कौन होंगे ये पहले से तय होता था। लेकिन आज के वक्त में स्टार्टअप बिजनेस का ट्रेंड है। स्टार्टअप बिजनेस एक जुआ है। बिना किसी क्लाइंट बेस के किसी एकदम नए मार्केट में नए प्रोडक्ट्स उतारने में और एक वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने में बड़ा फर्क है। इसलिए मॉडर्न टाइम के हिसाब से एक नया इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मॉडल एकदम फिट बैठता है। ये नया मॉडल 4 स्टेज पर बेस्ड है। पहला स्टेज है कॉन्सेप्ट स्टेज, जहां स्टार्टअप का फाउंडर अपने विजन को लेकर कुछ आइडिया सोचेगा। दूसरा स्टेज है फर्स्ट स्टेज के सारे आइडिया को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद टीम टास्क डिवाइड करेगी और डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ बढ़ेगी। थर्ड स्टेज है टीम नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेगी। टीम कुछ ऐसे लोगों को चुनेगी जो उनके पहले कस्टमर्स बनकर ये चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या नहीं। चौथा स्टेज है स्टार्टअप मार्केटिंग कैंपेन्स करने के बाद प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर देगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 20वीं सदी के अंत में वेबवन नाम का एक ऐसा स्टार्टअप आया था जिसकी सफलता की उम्मीद सबको थी। ये स्टार्टअप शुरुआत से ही काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था और इनके पास ऐसे आइडियाज थे जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले सभी लोगों की लाइफस्टाइल में एक बदलाव ला सकते थे। वेबवन अपने इस नए आइडिया के लिए करीब $800 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रही थी और उनका गोल था इस रकम से एक $450 बिलियन की कंपनी खड़ी करने का, जिसकी वजह से कई लोगों को जिंदगी बदलने वाली थी। दरअसल वेबवन का आइडिया था ऑनलाइन डिलीवरी करने का। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जहां कस्टमर्स सिर्फ एक क्लिक से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सके। इस स्टार्टअप बिजनेस को अपने इस आइडिया पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वेबवन के सीईओ ने फोर्ब्स मैगजीन को इंटरव्यू में कहा कि वो लोग दुनिया को बदल कर रख देंगे। तो अपने इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करने के बाद वेबवन ने वेयरहाउस बनाया जहां उनकी डिलीवरी वैन खड़ी रहती थी और कंपनी ने अपने बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई। शुरू में हर किसी को ये आइडिया बड़ा पसंद आया, लेकिन 1 साल बाद ही वेबवन का दिवालिया निकल गया और बिजनेस ठप पड़ गया। दरअसल वेबवन एक बड़ी गलती ये कर रही थी कि वो ट्रेडिशन प्रोडक्ट क्रिएशन मॉडल को फॉलो कर रही थी। उन्हें अपने बिजनेस आइडिया को मार्केट में उतारने की इतनी जल्दी थी कि टेस्टिंग और मार्केट स्टडी किए बिना ही वो लोग मार्केट में कूद पड़े। उन्होंने ना तो अपने कस्टमर्स को जानने समझने की कोशिश की और ना ही कोई फीडबैक ही लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वेबवन एक ही साल के अंदर बुरी तरह फेल हो गई। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है, बेशक आपको लगे कि ऐसा आइडिया आज तक किसी को नहीं आया होगा, इसके बावजूद आपको सक्सेस की गारंटी नहीं मिल सकती, क्योंकि स्टार्टअप बिजनेस में कुछ भी श्योर नहीं होता। और इसीलिए बेटर यही होगा कि शुरुआत में ही धड़ाधड़ प्रोडक्शन करने के बजाय टेस्टिंग और डिमांड के हिसाब से प्लान में चेंजेस लाने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाए। द पाथ टू द एपिफनी, द कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल। सबसे बड़ी और कॉमन गलती जो सारे स्टार्टअप करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वो कौन है, यानी उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्टार्टअप एक कंपनी का छोटा वर्जन है, जो कि उनकी गलतफहमी है। हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा कि स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो एक रिपीटेबल और स्केलेबल रिजल्ट अचीव करना चाहता है। हर स्टार्टअप बिजनेस 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला द अननोन फेज, यानी इस पीरियड में एक्सप्लोर किया जाता है और फिर हाइपोथेसिस बिल्ड की जाती है या अनुमान लगाया जाता है।
दूसरा है नॉन स्टेज, जहां इन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन होता है। आपका स्टार्टअप अगर एग्जीक्यूशन स्टेज पर पहुंच गया तो उसके बाद आपको प्लान और बाकी के मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आप फिर 2 प्रोसेस की ज़रूरत होगी। फर्स्ट प्रोसेस के लिए आपको कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, जो 4 सिंपल स्टेज के जरिए आपको अपने कस्टमर्स को समझने में हेल्प करेगा। पहला, आपको अपने कस्टमर्स ढूंढने होंगे और अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा, अपने कस्टमर्स को टेस्ट करके इन हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना। तीसरा, आपको अब एग्जीक्यूशन प्लान पर एक्शन लेना है। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी, जिससे आपके कस्टमर्स आपके क्लाइंट्स में बदल जाए। और आखिर में आता है ट्रांजिशन फेज, यानी स्टार्टअप से एक कंपनी बनने तक का सफ़र। एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। इस मॉडल में प्रोसेस लीनियर नहीं है, बल्कि स्टार्टअप ऊपर बताए गए चारों स्टेप्स के चारों तरफ तब तक घूमता रहता है जब तक कि एक ऐसे बिजनेस मॉडल तक ना पहुंच जाए जो काम करे। जून 2004 में विल हार्वे को एक नया बिजनेस आइडिया आया, जिसे उसने स्टीव ब्लैंक के साथ डिस्कस किया। ये दोनों दोस्त साथ में पहले भी काम कर चुके थे। स्टीव विल की पहले वाली कंपनी में एक इन्वेस्टर हुआ करते थे और विल स्टीव की वीडियो गेम कंपनी में एक इंजीनियर थे। जब स्टीव ने सुना कि विल के पास को नया बिजनेस आइडिया है, तो उन्होंने डिटेल्स सुने बिना ही डायरेक्ट चेक तक रेडी कर लिया था। एक नए सोशल नेटवर्क जिसमें एक 3D अवतार बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग था को लेकर विल के पास एक नया आइडिया था। विल अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को लेकर बड़ा फेमस था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला वीडियो गेम क्रिएट कर लिया था। विल ने इससे पहले भी एक ऑनलाइन रिक्रूटिंग कंपनी क्रिएट करने की कोशिश की थी। इस मॉडल पर वो अपने दोस्त एरिक के साथ मिलकर 3 साल तक काम करते रहे और एक बार एग्जीक्यूशन स्टेज तक पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके ज़्यादातर नए मॉडल के फीचर कस्टमर्स को पसंद नहीं आए हैं। स्टीव अपने इस नए आइडिया के साथ सेम गलती नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विल को कहा कि उन्हें कस्टमर डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए चेक की ज़रूरत नहीं है। तो विल और एरिक ने मिलकर ये डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर्स की ज़रूरत पूरा करे और उन्हें पसंद आए। इस बार सबसे पहले उन्होंने हाइपोथेसिस यानी प्रोडक्ट किस तरह का होगा ये प्लान किया। फिर अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, जो गलती नज़र आई उसे दूर किया और फिर सेम स्टेप्स तब तक रिपीट करते गए जब तक कि उन्हें अपना राइट प्रोडक्ट नहीं मिल गया। नतीजा ये हुआ कि विल और स्टीव ने मिलकर एक सक्सेसफुल कंपनी चलाई। द कस्टमर डेवलपमेंट मैनिफेस्टो। पहले चैप्टर में आपने सीखा कि कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर एक कंपनी चलाने तक मूव होता है। और ये 4 स्टेप्स है: कस्टमर डिस्कवरी, कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर क्रिएशन और बिल्डिंग अ कंपनी। अब इस कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल में एक मैनिफेस्टो है। इसमें 14 प्रिंसिपल शामिल है जो आपको सीखने होंगे और अपने बिजनेस मॉडल में अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले, अपने स्टार्टअप के अंदर ही अंदर फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि मार्केट में जाकर असली कस्टमर्स को समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, आप चाहते हो कि ये मॉडल काम करे तो आपको तुरंत एडजस्टमेंट करने होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जल्द से जल्द फिक्स करने होंगे। तीसरी चीज़, ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं, इसलिए अगर आप भी फेल हुए हैं तो निराश मत होना। जो प्रॉब्लम आई है उसे फिक्स करके दोबारा कोशिश करो। चौथी चीज़, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप फेल हुए हैं तो उसे अपनी हार मत समझो, बल्कि उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। आपको जब तक अपना गोल अचीव नहीं होता, लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहो। पांचवी चीज़, एक मत समझना कि एक बार आपने अपना बिजनेस प्लान टेस्ट कर लिया तो आपको हर चीज़ अपने प्लान के हिसाब से मिलेगी। इसलिए डायनामिक बनो और अपने कस्टमर्स की नीड्स के बारे में सोचो। ऐसे ही किसी भी बिजनेस प्लान को फॉलो मत करो। छठी चीज़, आपको अपनी हाइपोथेसिस फील्ड यानी मार्केट में टेस्ट करनी है और अपने विजन को वैलिडेट करना है। सातवीं चीज़, ये समझ लो कि हर मार्केट अलग होती है, तो जो मार्केट आपके टारगेट में है उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी बनाना होगा। ऐसे ही हर किसी मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। आठवीं चीज़, कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा जानकारी इकट्ठा कर लो। नौवीं चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डेटा कलेक्ट करके उस इश्यू को फिक्स करो और वापस ट्रैक पर आ जाओ। 10वीं चीज़, आप जो कर रहे हो
उसके लेकर आपके दिल में पैशन होना चाहिए। 11वीं चीज, एक स्टार्टअप शुरू करने और एक कंपनी खोलने में फ़र्क है। स्टार्टअप में ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो हर तरह के चेंज को एक्सपेक्ट कर सके और रिस्क लेने के लिए तैयार रहे। 12वीं चीज, अपने स्टार्टअप से आपको जो भी कमाई हो रही है उसे जमा करें जब तक कि आप एक रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल ना डेवलप कर ले, उसके बाद ही आप स्टार्टअप के पैसे को हाथ लगा सकते हैं। 13वीं चीज, जो भी आपको फील्ड में सीखने को मिले उसे अपनी पूरी टीम से ज़रूर शेयर करें। और आखिर में, इस बात को एक्सपेक्ट कर ले कि कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल एक ट्रेडिशनल मॉडल से अलग होता है। बजाय इसके कि आप डायरेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बना ले जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप प्रोसेस के हिसाब से चले। इस चैप्टर में हम आपको एक सटीक और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे जो ग्रुपॉन कंपनी के बारे में है। इस कंपनी की शुरुआत द पॉइंट से हुई थी। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो कभी सुबह का उजाला नहीं देख पाया। कंपनी का दिवालिया निकलने जा रहा था कि अचानक कंपनी एक ड्रामेटिक चेंज लेकर आई। सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करने के बजाय द पॉइंट ने कुछ रूल्स फॉलो करने की कोशिश की जो हमने अभी आपसे शेयर किए थे। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जिसे आज हम बंडल परचेज बोलते हैं, जैसे एक के साथ एक पिज्जा फ्री वाला ऑफर। इस चेंज की वजह से उनके पहले 20 कस्टमर्स बने और यही से उनकी एक $12 बिलियन की कंपनी बनने की शुरुआत हुई जिसे ग्रुपॉन कहा जाता है। ये कंपनी बुरी तरह फेल हो गई थी पर अपनी हार से काफ़ी कुछ सीख कर कंपनी बाउंस बैक हुई और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। एन इंट्रोडक्शन टू कस्टमर डिस्कवरी। कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल में हमने सीखा कि किसी भी स्टार्टअप बिजनेस का पहला स्टेप है कस्टमर डिस्कवरी स्टेप, जो हमें फॉलो करना चाहिए। इस चैप्टर में हम इस स्टेप को और भी डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि हर बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है। आमतौर पर किसी भी कंपनी का फाउंडर अपने माइंड में एक प्रोडक्ट का विजन लेकर चलता है। फिर वो एक प्लान बनाता है कि उस विजन को कैसे अचीव करना है। हाइपोथेसिस और विजन को रियलिटी में उतारने में कस्टमर डिस्कवरी का इम्पोर्टेंट रोल है। स्टार्टअप के फाउंडर को चाहिए कि वो रियल लाइफ के कस्टमर्स की ज़रूरतों को स्टडी करे, फिर उसे अपने प्रोडक्ट में उन फीचर्स की एक लिस्ट बनानी होगी जो उसके टारगेट कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के अंदर देखना चाहते हैं। ये सब होने के बाद फाउंडर शुरुआत में कुछ गिने-चुने कस्टमर्स के लिए ही, जिन्हें फोकस ग्रुप कहा जाता है, प्रोडक्ट बनाएगा और टेस्ट करेगा। किसी भी नए स्टार्टअप के लिए ये ज़्यादा आसान रहेगा कि एक बड़ी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाने के बजाय पहले कुछ गिने-चुने कस्टमर्स के लिए ही प्रोडक्ट बनाया जाए। और एक बार जब आपके फोकस ग्रुप ने अप्रूवल दे दिया तो फिर आप बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टार्टअप रिस्क का एक एग्जाम्पल है इरिडियम। इस कंपनी की फाउंडर थी मोटोरोला, जिसके साथ 18 और कंपनीज की पार्टनरशिप थी। इरिडियम एक ऐसा फ़ोन सिस्टम बनाना चाहती थी जो धरती पर कहीं से भी काम कर सके, चाहे सेल पावर हो या ना हो। हालांकि ये आइडिया कुछ अनप्रैक्टिकल और अजीब था। इरिडियम ने एक स्पेशल बिजनेस प्लान भी क्रिएट किया। सबसे पहले उन्होंने रशिया, यूएस और चाइना से 15 रॉकेट्स खरीदे। फिर उन्होंने दुनिया भर में मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए सेल टावर के तौर पर 72 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में 7 साल लगे, लेकिन 9 महीने बाद ही इरिडियम कंपनी का दिवाला निकल गया। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनने के बजाय इरिडियम स्टार्टअप हिस्ट्री की सबसे फेमस फेल्ड बनकर रह गई। हुआ ये कि इरिडियम ने खुद अपनी मर्जी से कस्टमर की पसंद का अंदाज़ा लगाकर एक पूरी कंपनी ही बना डाली। उनके कुछ विजन्स और हाइपोथेसिस थे, पर बिना ये टेस्ट किए कि उनके आइडिया के लिए मार्केट है या नहीं, इरिडियम एक फुल मोड एग्जीक्यूशन पर चली गई। उनके फेल होने की एक और वजह थी कि उन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि पूरे 7 साल के गैप में काफ़ी कुछ हो सकता था और उन्हें ये नहीं पता था कि जब तक वो अपना मोबाइल फ़ोन सिस्टम लॉन्च करेंगे तब तक दुनिया में हर जगह सेल टावर्स लग चुके होंगे। बेशक जब पहली बार ये आइडिया उनके दिमाग में आया तब शायद उन्हें अपने कस्टमर्स मिल भी जाते, पर 7 साल बाद उनके कस्टमर बेस की ज़रूरत और डिमांड बदल चुकी थी। इरिडियम के फेल होने की एक और वजह थी कि इन 7 सालों के वक्त में सेल फोन्स में काफ़ी बदलाव आ चुके थे। जो सेल फोन इरिडियम ने बनाए थे
काफ़ी बड़े और ईंट जैसे भारी थे और साथ ही काफ़ी महंगे भी, जबकि 7 साल बाद मार्केट में जो सेलफोन्स आए वो काफ़ी हल्के और छोटे थे और इरिडियम के मुकाबले काफ़ी सस्ते थे। इरिडियम ने 1991 में एक विजन देखा था, पर उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जबकि इरिडियम 1991 में ही अटका हुआ था और उन्हें लगा कि उनका कस्टमर्स भी उनके साथ ही अटका हुआ है। हालांकि पूरी दुनिया बदल चुकी थी, पर इरिडियम इसलिए फेल हुआ क्योंकि उन्होंने अपने रियल कस्टमर्स को जानने और समझने की कभी कोशिश ही नहीं की थी। इंट्रोडक्शन टू कस्टमर वैलिडेशन। पहले सेल्स पर्सन हर सेल के हिसाब से किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करते थे। कंपनी सेल्स स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए सेल्स टीम हायर करती थी और बिना चेक किए कि उनके प्रोडक्ट की मार्केट है भी या नहीं, प्लान फॉलो करने लग जाती थी। लेकिन स्टार्टअप बिजनेस अलग है। इससे पहले कि आप एक सेल्स प्लान बनाएं, आपको कस्टमर वैलिडेशन स्टेप फॉलो करना होगा। मान लो आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया। कस्टमर वैलिडेशन स्टेज में आप जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो, उससे पहले आपको अपने बिजनेस मॉडल की हर डिटेल टेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपने कोई ऐप डेवलप किया, तो जितना जल्दी हो सके पहले ये टेस्ट करो कि कस्टमर्स आपके ऐप को क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपका गोल शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाना नहीं है, बल्कि एक रिपीटेबल और स्केलेबल सेल्स प्लान है जो आपके बिजनेस मॉडल की तरह काम कर सके। एक बार आपने ये सेल्स प्लान डिसाइड कर लिया तो फिर आप अपने प्रोडक्ट में और भी फीचर्स जोड़ सकते हो या फिर कोई एक और न्यू प्रोडक्ट भी बना सकते हो। 1990 में ई.पिफनी के फाउंडर को एक आइडिया आया था। उस समय ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज लगभग हर एक चीज़ को ऑटोमेट बनाने में लगी हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टार्टअप सेल प्रोसेसेस, नेटवर्क सिक्योरिटी और यहाँ तक कि वाइन सेलर इन्वेंट्रीज को भी ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही थी। और तभी ई.पिफनी के फाउंडर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का आइडिया आया जो मार्केटिंग प्रोसेसेस को कंपनीज के लिए ऑटोमेट बना सके। टीम ने आपस में आइडिया डिस्कस किया और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उनके फाउंडर के विजन पर बेस्ड था। अब क्योंकि उन्होंने पहले अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने की कोशिश नहीं की, तो उनकी पहली कोशिश बुरी तरह से फेल हुई। 90 के दौरान ई.पिफनी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई इश्यू आ गया। हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट से कलेक्ट किए हुए डेटा पर काम कर रहा था। जैसे सेल्स सॉफ्टवेयर के पास सिर्फ सेल्स टीम का डेटा था और फाइनेंस सॉफ्टवेयर के पास सिर्फ फाइनेंस टीम का डेटा था। अब इन डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, तो जो भी सॉफ्टवेयर तब बनाया गया परफॉर्मेंस और क्वालिटी में काफ़ी लिमिटेड थे। इससे वो प्रोसेसेस जहां 2 या 3 डिपार्टमेंट्स के बीच का डेटा इंक्लूड होता था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए, जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता था और ये बिल्कुल भी आसान भी नहीं था। ई.पिफनी ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर एक वेब ब्राउज़र क्रिएट किया जो टीम्स को काम में हेल्प कर सकता था और इस ब्राउज़र की हेल्प से कभी भी और कहीं से भी कोई प्रोसेस किया जा सकता था। इस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज था कि कंपनीज को एक बड़ा कस्टमर बेस और बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करना, जिससे सारे डेटाज प्रोसेस करके आसानी से मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट की जा सके। फिर ई.पिफनी ने अपना ये आइडिया बाकी कंपनीज के साथ भी शेयर किया और इनमें से कुछ कंपनीज ने सबसे पहले उन्हें प्रोडक्ट खरीदे। और इन फर्स्ट कस्टमर्स के साथ जब फर्स्ट डेमो शेयर किया गया, तब ई.पिफनी ने ये कहते हुए सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर दिया कि इसमें अभी कुछ फीचर्स मिसिंग है। ई.पिफनी ने लेकिन हार नहीं मानी, बल्कि वो अपना प्रोडक्ट अपने पहले कस्टमर्स के हिसाब से तब तक इम्प्रूव करते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी फर्स्ट सेल नहीं कर ली। अगर इस कंपनी ने टेस्टिंग और ज़रूरी चेंजेस लाने के कस्टमर वैलिडेशन प्रोसेस फॉलो नहीं किए होते, तो ई.पिफनी कभी ऐसा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब नहीं हो पाती जिसकी हर कंपनी को ज़रूरत थी। कस्टमर वैलिडेशन, द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल, पाइवोट और प्रोसीड। सबसे क्रिटिकल कस्टमर वैलिडेशन फेज है ये पता करना कि क्या आपका आइडिया या प्रोडक्ट के रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस प्लान क्रिएट कर पाएगा या नहीं। इस पर और पैसा खर्च करने से पहले या और ज़्यादा कस्टमर्स बनाने से पहले आपको ये सवाल खुद से पूछना होगा। क्या आपका प्रोडक्ट इस लायक है? क्या उस पर इतनी मेहनत की जा सकती है? क्या आप एक सक्सेसफुल कंपनी बना पाएंगे या नहीं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए उन सारे डेटाज को चेक करो जो आपको स्टार्टिंग फेज में किए गए टेस्ट से मिले थे।
क्योंकि अब तक आपके पास का इतना डेटा जमा हो गया होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसे हैंडल कैसे करें। तो डेटा को स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप और आपकी टीम उसे देखे और पढ़े। यहाँ ऑथर हमें एक वार रूम क्रिएट करने का सुझाव देते हैं, यानी एक खाली कमरा जहाँ आप अपना सारा डेटा स्टोर करके रख सको और अपने हर एक टीम मेंबर को एक खास टाइप का डेटा स्टडी करने के लिए बोलो। जब हर चीज़ ऑर्गेनाइज और विजिबल हो जाएगी तो फिर मार्केट साइज, कॉस्ट और कस्टमर फीडबैक जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में आसानी रहेगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको जो जवाब मिलेंगे वो एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड होंगे, ना कि अंदाजे पर। इससे आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा जाए या कुछ नए बदलाव लाए जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको कोई मोबाइल ऐप बड़ा अच्छा लगा और आपने उसे अपनी टीम या दोस्तों के साथ डिस्कस किया। ठीक ऐसे ही आपको एक क्लियर विजन सेट करना है ताकि आपको अपने मनपसंद कस्टमर मिल सके। आपने अपने मोबाइल ऐप का फर्स्ट डेमो क्रिएट करके अपने कुछ कस्टमर्स से शेयर करते हो जिन्हें आपका ऐप अच्छा लगता है। फिर आप अपने फोकस ग्रुप की ज़रूरतों के हिसाब से अपने ऐप के फीचर्स एडजस्ट करते हो। अब आपके पास कई सारे हाइपोथेसिस हैं जिन्हें आपको वैलिडेट करना है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपको प्लान के हिसाब से चलना चाहिए या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लाने होंगे। आमतौर पर हर ऐप डेवलपर के पास 3 मेन हाइपोथेसिस होते हैं जिन्हें उसे वैलिडेट करना होता है। सबसे पहले आपको ये वैलिडेट करना होगा कि आपका ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता रहेगा या नहीं, और इस हाइपोथेसिस को आप इस सवाल का जवाब देकर वैलिडेट कर सकते हैं, क्या ये ऐप अभी भी पहले की तरह लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। दूसरी बात, आपको ये वैलिडेट करना है कि क्या आपके क्लाइंट्स तब भी आपके साथ जुड़े रहेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएंगे। तीसरी बात, आपको ये वैलिडेट करना है कि आपका कस्टमर बेस बढ़ा है या नहीं। इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए इन सवालों के जवाब ढूंढो। क्या आपके करंट कस्टमर्स न्यू कस्टमर्स को आपका ऐप रेकमेंड कर रहे हैं? क्या आपके कस्टमर्स रेगुलर आपका ऐप देखते हैं या सारा वक्त एक्टिव रहते हैं? अब मान लो कि आप वॉर रूम टेक्निक यूज करके अब तक अपना डेटा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो इन सवालों का जवाब आप सिर्फ अंदाजे से दे सकते हो। अब जाहिर है कि ये कोई इफेक्टिव तरीका तो है नहीं ये जानने के लिए कि आपका बिजनेस मॉडल काम करेगा या नहीं। वॉर रूम टेक्निक यूज करने से और फैक्टर्स यूज करके ये डिसाइड करने से कि प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा जाए या नहीं, आप फ्यूचर में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं और ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपके टारगेट कस्टमर्स को लुभा पाए। याद रहे, आपको एक रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल चाहिए ताकि आपका स्टार्टअप एक ऊंची उड़ान भरने में कामयाब रहे। कंक्लूजन, स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया का नया ट्रेंड है। आज के टाइम में कई सारे लोग अपनी रूटीन घिसी-पिटी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन वो बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। स्टीव ब्लैंक एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अपने खुद के अनुभवों से सीख कर उन्होंने ये किताब लिखी है जो एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद कर सकती है। आप भी अगर खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसे बार बार रिपीट और डेवलप किया जा सके, क्योंकि हर स्टार्टअप का मेन गोल यही होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने कस्टमर्स को कैसे समझा जाए, कैसे अपने हाइपोथेसिस वैलिडेट किए जाए और कैसे एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तो एक नए स्टार्टअप फाउंडर के तौर पर आप क्या कर रहे हैं? ये फेज काफी एक्साइटिंग होता है, खासकर तब जब आपका ये पहला बिजनेस वेंचर हो, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, एक एक स्टेप करके चलिए। अगर फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कीजिए। जब तक सक्सेस नहीं मिलती कोशिश करते रहिए। आपकी हर गलती एक सबक है, हर दिन एक नया प्रोसेस एंजॉय कीजिए। फिर देखिए जल्दी ही सफलता आपके कदम चूमेगी।